हेलो दोस्तों, आरबीआई ने नोटिफिकेशन जारी कर दी है ऑफिस अटेंडेंट की। जो इसमें कि टोटल पोस्ट हैं 572 ऑफिस अटेंडेंट में। और इसका जो ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो प्रोसेस होगा वो इनकी साइट पे है। फॉर्म आप यहाँ पे जाके फिल कर सकते हैं rbi.org.in पे। कई लोग इसे सरकारी रिजल्ट में ढूंढते हैं, लेकिन आरबीआई अपने जो भी वैकेंसीज होती हैं वो अपनी वेबसाइट पे ही निकालता है। पेमेंट ऑनलाइन होगी 15 जनवरी से फरवरी 4 तक। और टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट है कि 28 फरवरी, और 1 मार्च को इनका पेपर होगा। आगे ये चेंज भी हो सकती है, डेट हो सकता है थोड़ा और आगे डिले हो जाए, या फिर बाकी जो भी इनकी डिटेल होगी आपको मैसेज के थ्रू, या आपको जो भी मेल आईडी आप लगाओगे ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपको अपडेट कर दिया जाएगा। अभी इसमें 28 फरवरी और 1 मार्च लिखी है। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम इन फिलिंग अप द फॉर्म, अगर फॉर्म फिल करने में कोई प्रॉब्लम होती है या पेमेंट से रिगार्डिंग कोई दिक्कत होती है तो आप इस साइट पे जा सकते हैं, मैंने हाईलाइट किया हुआ है। बात करें वैकेंसीज़ की, तो कानपुर और लखनऊ की मिला के टोटल 125 हैं। और बाकी स्टेट्स की अलग अलग दी हुई हैं। एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की कितनी कितनी हैं। कानपुर और लखनऊ में एससी की तो 33 हैं, एसटी की 0 हैं, ओबीसी की 19, ईडब्ल्यूएस की 12 और जनरल की 61 हैं। टोटल होती हैं 125। और बाकी जो ब्रैकेट्स में आप देख रहे हैं नंबर, ये बैकलॉग है। जो पिछले साल या 2-3 साल पहले जब भी वैकेंसी आई थी जो फुलफ़िल नहीं हो पाई थी, सूटेबल कैंडिडेट्स नहीं मिले थे, वो इस साल ये रिक्रूट करेंगे। बाकी ये नीचे एक्स्ट्रा लिखी हुई हैं इंक्लूड, कौन कौन सी वैकेंसी इंक्लूड्स हैं। जैसे कि ऊपर कानपुर और लखनऊ की मिला के 125 बता रहा था, नीचे इन्होंने क्लियर किया है कि कानपुर और लखनऊ में इंक्लूड्स 63 वैकेंसीज़ जो हैं कानपुर की हैं, 49 देहरादून की हैं, 13 लखनऊ की हैं। और बाकी अलग अलग स्टेट्स की इंक्लूड्स दी हुई हैं, आप चेक कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा नोटिफिकेशन का लिंक। और बात करें ओबीसी की, तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 या 23-24 एंड 22-23 का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। इनमें से कोई एक सर्टिफिकेट एलिजिबल है, लेकिन 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए आपके पास। फाइनेंशियल ईयर 24-25, 23-24 या 22-23, इसमें से अगर आपके पास सर्टिफिकेट है इन ईयर्स का या कोई भी, तो आप एलिजिबल हैं। आपको शो करना पड़ेगा वेरीफाई के समय, डॉक्यूमेंट जब वेरीफाई होंगे फॉर्म में आपसे पूछेगा। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में फाइनेंशियल ईयर 24-25 होना चाहिए और वैलिड होना चाहिए 25-26 के लिए। फाइनेंशियल ईयर आपका 24-25 होगा, लेकिन जो वैलिडिटी होगी वो 25-26 के लिए भी होगी। और रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स बिलोंग टू वैकेंसीज हैव नॉट बीन रिजर्व। बात अगर करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो आपकी नेशनैलिटी इंडियन होनी चाहिए, या फिर अगर आप किसी और देश से बिलोंग करते हैं, नेपाल, भूटान और तिब्बतन रिफ्यूजी वो केम ओवर टू इंडिया बिफोर 1 जनवरी 1962। अगर आप इन देश में से किसी भी देश के हैं और इंडिया आए हैं 1 जनवरी 1962 से पहले, तो आपको उसका सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा, जो कि भारत सरकार द्वारा आपको मिला है या इशू किया गया है, वो आपको शो करना पड़ेगा। एज की बात करें तो 18 से 25 साल इसकी एज है। कैंडिडेट्स बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2/1/2001। कैंडिडेट्स 2 जनवरी 2001 से पहले बॉर्न नहीं होने चाहिए, और नॉट लेटर देन 1 जनवरी 2008। मतलब 2 जनवरी 2001 से 1 जनवरी 2008 के बीच की आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। 18 से 25 साल आपकी उम्र चाहिए उसमें। और शेड्यूल कास्ट की बात करें और शेड्यूल ट्राइब की बात करें, तो रिलैक्सेशन जो एज में मिलता है आपको 5 साल का मिलता है। 30 साल, जैसे कि 25 साल तक की एलिजिबिलिटी है आपकी, तो 5 साल का रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा, 30 साल की उम्र तक आप भर सकते हो। और ओबीसी के लिए है 3 साल। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करें, तो अ कैंडिडेट शुड हैव पास 10th स्टैंडर्ड फ्रॉम द कंसर्न स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी कमिंग अंडर द रीजनल जुरिडिक्शन।
Such qualification should be from a recognized board of that state, the regional jurisdiction of recruiting offices. आपका 10th किसी कंसर्न स्टेट या यूनियन टेरिटरी से होना चाहिए जो कि रीजनल जुरिडिक्शन के अंदर में आता हो, और कैंडिडेट शुड बी एन अंडर ग्रेजुएट। मेन ट्विस्ट ये उन्होंने दे दिया है कि कैंडिडेट अंडर ग्रेजुएट होना चाहिए, मतलब कि आप ग्रेजुएट नहीं होने चाहिए। कई लोग पूरी नोटिफिकेशन नहीं पढ़ते हैं, वो ग्रेजुएशन होने के बाद भी फॉर्म भर देते हैं, ग्रेजुएट होने के हो चुके होते हैं, वो फॉर्म फिल कर देते हैं, या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं वो तो भी फॉर्म फिल कर देते हैं कि सैलरी अच्छी खासी है हमें फिल करना चाहिए, और पूरी नोटिफिकेशन ना पढ़ के फॉर्म फिल कर देते हैं, और बाद में फॉर्म या रिजेक्ट हो जाता है या पेपर दे देते हैं, रिजल्ट आने के बाद कुछ दिक्कत आती है इनको। इन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया है कि आप अंडर ग्रेजुएट होने चाहिए। ग्रेजुएशन वाला मतलब किसी का कंप्लीट हो चुका है तो वो फॉर्म फिल नहीं कर सकता है। कैंडिडेट बिलोंग टू एक्स सर्विसमैन कैटेगरी शुड हैव पास 10th स्टैंडर्ड। एक्स सर्विसमैन जो है वो 10th स्टैंडर्ड तो पास होना ही चाहिए, और 15 साल डिफेंस सर्विस में पूरे कर चुका हो, और ग्रेजुएट ना हो। आर्मी फोर्सेस के बाहर भी वो कहीं अगर ग्रेजुएशन उसने किया हो तो वो नहीं होना चाहिए। बात कर लेते हैं पैटर्न की। पैटर्न में आपका है रीजनिंग जो है 30 क्वेश्चंस होंगे, मैक्सिमम 30 मार्क्स के। जनरल इंग्लिश आएगी 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस आएगी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। न्यूमेरिकल एबिलिटी भी सेम है। टोटल 120 मार्क्स का है और 90 मिनट्स आपको मिलेंगे। द कैंडिडेट्स प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फ्रॉम द ऑनलाइन टेस्ट विल हैव टू अंडरगो अ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। जो भी इस टेस्ट को एक एग्ज़ाम होगा, इसको अगर पास कर लेंगे उसके बाद वो एलपीटी मतलब लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए चुने जाएंगे। नेचर विल बी कंडक्टेड इन ऑफिशियल लोकल लैंग्वेजेस ऑफ देयर स्टेट कंसर्न। जिस भी स्टेट में उन्हें पोस्टिंग मिलती है, अगर आप यूपी के हैं तो जैसे लखनऊ या कानपुर आपको मिला तो आपकी वहाँ की स्टेट की जो लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए। बाकी जो भी आपके अदर स्टेट्स में जो भी चलती हो, वहाँ अगर आपको मिलता है तो आपको वहाँ की एलपीटी आनी चाहिए, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए आपकी। द एबो ऑनलाइन टेस्ट एक्सेप्ट द टेस्ट ऑफ जनरल इंग्लिश लैंग्वेज विल बी अवेलेबल इन इंग्लिश। जैसे कि इंग्लिश का जो सेक्शन है, इंग्लिश का सेक्शन जो आपका आएगा वो तो इंग्लिश में होगा ही। बाकी उसके अलावा जो भी जनरल अवेयरनेस है या रीजनिंग है, क्वांट है, उसके लिए आप अपनी लैंग्वेज खुद सेलेक्ट कर सकते हो। जब आप फॉर्म फिल करोगे तो उसके लिए आपको अल्टरनेट चॉइस आएगी कि इंग्लिश के अलावा आपको किस फॉर्मेट में आपका चाहिए कि पेपर आपको शो हो, तो वो आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। Candidates will have to qualify in each part of the online test separately. हर एक पार्ट आपका सेपरेटली क्लियर होना चाहिए, जो भी उसकी कट ऑफ वो आपकी क्लियर होनी चाहिए। ओवरऑल नहीं, ओवरऑल तो होनी ही चाहिए लेकिन सेक्शनल भी होनी चाहिए। अगर मान लीजिए ओवरऑल क्लियर है, सेक्शनल में रह जाता है तो मतलब आप सेलेक्टेड नहीं हो गया। एग्जामिनेशन मोर देन वन सेशंस में होगा, अलग अलग शिफ्ट्स होंगी, और इनका जो नंबर जब आपके रिजल्ट आएगा वो नॉर्मलाइज होके मिलेंगे। अगर मॉडरेट शिफ्ट हुई तो आपके बढ़ भी सकते हैं नंबर, और ज़्यादा इजी शिफ्ट आ गई तो कम भी हो सकते हैं। पूरा नॉर्मलाइजेशन का जो भी आईबीपीएस अपना फार्मूला बनाता है उस पे बेस्ड आरबीआई भी अपना रिजल्ट निकालेगा। बात करते हैं बायोमेट्रिक डाटा कैप्चरिंग की। बैंक रिजर्व्स इट्स राइट टू कंडक्ट बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अदर मोड ऑफ वेरिफिकेशन एनी टाइम ड्यूरिंग पोस्ट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन। एग्जामिनेशन के जो सेंटर्स होंगे इंडिया में, ऑनलाइन इन वेन्यूज अक्रॉस मैनी सेंटर्स इन इंडिया, द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स अवेलेबल। इनका जो एनेक्सचर 7 है, इसमें उन्होंने अपने सेंटर्स की लिस्ट डाली हुई है कि, और जब आप फॉर्म फिल करोगे तो आपको सेंटर्स दिखेंगे, जो भी आपको सुटेबल लगे या आपके आसपास हो आप वो सेंटर फिल कर सकते हो। Number of candidate does not opt for a particular center for online service. The reserve bank right to allot any other additional and the number of candidates more than capacity available.
इसका कहने का मतलब है कि अगर कोई सेंटर में बहुत सारी भीड़ है या ज़्यादा कैंडिडेट हैं, उतनी सिस्टम उनके पास अवेलेबल नहीं है, तो वो आरबीआई जो है सेंटर चेंज भी कर सकता है, आपको दूसरा कोई सेंटर भी अलॉट कर सकता है। तो आप अपना जो मेल आईडी डालेंगे, उसको एग्ज़ाम से पहले कोई भी उसको नोटिफिकेशन आए आरबीआई की तरफ से या कुछ भी, तो आप उसे चेक करते रहिएगा। कहीं आपको जो अलॉट किया गया था सेंटर कुछ दिन बाद अगर वो चेंज तो नहीं हो गया कहीं, मतलब आप अवेयर रहिएगा जो भी आप डिटेल डालें। पे स्केल की बात करें तो बेसिक पे 24,250 होता है। सब कुछ डियरनेस अलाउंस वगैरह मिला के आपकी जो अप्रोक्सीमेटली बनती है पर मंथ की 46,000 रुपये लगभग बन जाती है। हाउस रेंट अलाउंस ऑफ 15% ऑफ पे विल बी पेड टू देम एडिशनली इफ दे आर नॉट स्टेइंग इन बैंक्स अकोमोडेशन। बाकी जो भी फ़ायदे आपको देते हैं, परक्विजिट्स हो गए, हाउस रेंट अलाउंस हो गए, वो सब दिया हुआ है। मैंने हाइलाइट बहुत इंपॉर्टेंट किया है। वैसे तो पूरी नोटिफिकेशन आप चाहो तो पढ़ लोगे डिस्क्रिप्शन में, लेकिन मैंने जो मेन मेन पॉइंट्स हैं वो हाईलाइट किए हैं कि आपको शॉर्ट में समझा सकूं। नेचर ऑफ वर्क की बात करें तो अटेंडेंट का वर्क क्या रहता है, आपको एक तरह से ये क्लास फोर्थ की जॉब है। जैसे कि जनरली इंक्लूड फिजिकल मूवमेंट्स एंड डिस्पेंस ऑफ फाइल्स, रिकॉर्ड्स, ऑफिस आर्टिकल्स। आपको फाइल्स इधर से उधर पहुंचानी होंगी, और कभी कभी डिलीवरी और डाक डिलीवरी भी करनी होगी। ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ सेक्शंस, डिवीज़न, डिपार्टमेंट्स को जो आप ओपनिंग करोगे और क्लोजिंग भी डिपार्टमेंट्स की करोगे, मतलब ताला लगाना एक तरह से। लोग बोलेंगे सर अरे प्यून की जॉब है ये तो लेकिन आपको सैलरी अच्छी खासी मिल रही है इसकी। और मेन बात है कि आरबीआई की जॉब है। आप इंटरनल एग्ज़ाम देके आगे और पोस्ट तक जा सकते हो। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हम्म, जो एस सी एस टी और पीडब्ल्यूडी की ई एक्सेस की चार्जेस जो होंगे, अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा 50 रुपये फीस के लिए। और जनरल ओबीसी ईडब्ल्यू एस की फ़ीस रहेगी 450 रुपये और 18% जीएसटी के साथ। स्टाफ के लिए तो फ्री ही है। वही जैसा कि मैंने बोला था कि अप्लाई करने के लिए कैसे अप्लाई करेंगे, वो ये इनकी लिंक दी हुई है ऑफिस अटेंडेंट की, और मैं इसे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा नोटिफिकेशन पे, आप डायरेक्ट जाके लिंक अप्लाई कर सकते हो। बाकी तो उन्होंने यही बताया हुआ है सब। कैंडिडेट शुड हैव अ वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी। कैंडिडेट की पर्सनल ईमेल आईडी होनी चाहिए और वो वैलिड होनी चाहिए, क्योंकि आपको फॉर्म फिल करते वक्त जो ईमेल आईडी आप डालोगे, पूरी जो भी अपडेट होगा आपको उसी ईमेल आईडी पे आएगा। और बाकी बात करते हैं कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म में जो अपलोड करना है। Candidate will have to enter their basic details and upload the photograph, signature, left thumb impression, and a handwritten declaration in the online application form as per the specification given. देखते हैं क्या दिया हुआ है इनका। गाइडलाइंस फॉर फोटोग्राफ, सिग्नेचर, स्कैन, अपलोड। फोटोग्राफ की जो इमेज होनी चाहिए 4.5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। फोटोग्राफ मस्ट बी अ रिसेंट पासपोर्ट स्टाइल कलर पिक्चर होनी चाहिए, और रिसेंट की होनी चाहिए। मेक श्योर दैट द पिक्चर इज इन कलर। ठीक है। लुक स्ट्रेट एट द कैमरा विद अ रिलैक्स्ड फेस। ओके, इफ द पिक्चर इज टेकन ऑन अ सनी डे, हैव द सन बिहाइंड यू और प्लेस। मतलब पूरा यही है कि आपकी पिक्चर रिसेंट की होनी चाहिए और कलर्ड फोटो होनी चाहिए। और डायमेंशन जो उसका होना चाहिए 200 इंटू 230 पिक्सल्स का होना चाहिए। साइज़ मेन बात है, साइज़ आप फोटोग्राफ अपलोड ऐसे नहीं होगी आपकी। साइज़ और फाइल शुड बी बिटवीन 20 to 50 KB। आपको पहले से रिसाइज कर लेना है 20 से 50 KB के बीच में, उसके बाद आप इसे अपलोड करेंगे। और फोटोग्राफ कैप्चर की बात करें तो सेलेक्टिंग कैप्चर फोटो, आपकी लाइव फोटो कैप्चर भी होगी। वो आपको फॉर्म जब फिल करेंगे आपके पास ऑप्शन आएगा, आप उसे लाइव फ़ोटो के लिए आप उसको टच करेंगे तो आपके मोबाइल पे जो आपने नंबर डाला होगा उस पे एक लिंक आएगा।
उस लिंक को ओपन करके आपको अपने फ़ोन पे या लैपटॉप पे ही अपना कैमरा ऑन करके फ़ोटो कैप्चर कर लेनी है, लाइव फ़ोटो। वो भी अपलोड होगी फ़ॉर्म में। Ensure the photo is captured against a light color, preferable white background and there is adequate light. ओके। सिग्नेचर की बात करें तो डायमेंशन उसका होना चाहिए, सिग्नेचर और लेफ्ट थंब का, और हैंड रिटन डिक्लेरेशन इमेज का डायमेंशंस होने चाहिए 140 इंटू 60 पिक्सल्स के। साइज़ 10 से 20 केबी की होनी चाहिए सिग्नेचर की। और द एप्लीकेंट हैज़ टू साइन ऑन वाइट पेपर विद ब्लैक इंक पेन। आपको वाइट पेपर पे ब्लैक इंक पेन से साइन करना है, ना कि ब्लू से। Ensure that the size of the scanned image is not more than 20 KB। 20 KB से ज़्यादा की इमेज की साइज़ नहीं होनी चाहिए। And has to put his left thumb impression on a white paper। वाइट पेपर पे आपका लेफ्ट थंब से विद ब्लैक या ब्लू कोई भी इंक हो आपके पास, पैड हो उसका, तो लेफ्ट थंब आप वाइट पेपर पे रख के उसके बाद आपको उसकी इमेज अपलोड करनी पड़ेगी। बाकी जो भी साइज़ेस वगैरह हैं फ़ाइल के, मैंने मेन मेन चीज़ें ढूंढ के आपके लिए हाईलाइट कर दी हैं ताकि नोटिफिकेशन में ढूंढने में आपको दिक्कत ना हो। और ये डिक्लेरेशन जो भी ये लिखा हुआ है, आई डैश नेम ऑफ द कैंडिडेट इसमें रहेगा, जो भी फिल इन द ब्लैंक्स इसमें दिया हुआ है। हेयर बाय डिक्लेयर दैट द ऑल इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट। ये आपको खुद की राइटिंग में लिखना है। ये लिख के आप अपलोड करोगे, क्योंकि वहाँ भी आपको एक हैंड रिटन लिखना पड़ता है एग्ज़ाम शुरू होने से पहले, तो इसलिए आपका ही डिक्लेरेशन होना चाहिए। अपलोड फोटोग्राफ। बाकी प्रोसीजर है अपलोडिंग का, बाकी मैंने केबी जो बता दी है बस उसके अंडर रखिएगा अपनी चीज़ें, बाकी चीज़ें अपलोड हो जाएंगी। सिग्नेचर वाइट पेपर पे ब्लैक पेन से करना है। थंब इम्प्रेशन आप किसी भी कलर का कर सकते हैं, ब्लू पैड हो ब्लैक पैड हो आपके पास। बाकी यही पूरी समरी है नोटिफिकेशन की। और जो करेक्शन विंडो जो आपके लिए खुलती है, जैसे कि आपने कुछ गलत लिख दिया उसमें या गलत इन्फॉर्मेशन भर दी, उसमें आप करेक्शन क्या क्या कर सकते हो। आप सिर्फ एग्ज़ाम सेंटर करेक्ट कर सकते हो अगर आपने गलत डाल दिया या धूर वाला डाल दिया, और फादर्स नेम करेक्ट कर सकते हो, मदर नेम करेक्ट कर सकते हो, 10th और 12th के परसेंटेज करेक्ट कर सकते हो। उससे ज़्यादा आप करेक्शन नहीं कर सकते उसमें। बस नोटिफिकेशन कंप्लीट हो गई। मैंने जितना शॉर्ट में बता सकता था बताया। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक पेस्ट कर दूंगा, आप वहाँ पे जाके पूरी डिटेल देख सकते हैं। थैंक यू।